बातें की जाती रही हैं हर दौर में और आज भी हम करेंगे। हमें तो याद है कि फिल्में देखने के लिए एक वक्त था कि हम स्कूल की दीवार कूद कर फिल्में देखने जाया करते थे। तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि जो इल्म और फिल्म का फ़र्क है, वो जो फासला है, वो किसी तरह से तय किया जाए। मुख्तलिफ तरह की बहसें होती रहीं कि क्या फिल्म इल्म है, क्या फिल्म इल्म के करीब है, क्या फिल्मों के ज़रिए इल्म पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं और इन तमाम बातों के जो जवाब हैं, जो नए पहलू हैं, उन पर दो नए जहन जो हैं हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूं, आप दोनों हजरात का। मुझे तनवीर गाजी साहब आप बताएं कि एक तो फिल्म है और इल्म है जी। आज हम देखते हैं कई लिहाज से वो जो फ़र्क है वो दूर भी हुआ है और कभी ये भी लगता है कि ये जो फ़र्क है, ये जो फासला है, वो और बढ़ा है। दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। अच्छा। इसको मैं पहले तो फिल्म के जो स्पेलिंग है FILM जी। फिल्म, उसमें से अगर इल्म को निकाल दें तो F रह जाता है। अरे वाह। तो ये बहुत अच्छा है। इल्म के बिना फिल्म का वो जो मेयार का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जी। तो मैं समझता हूँ कि अब भी बहुत अच्छा लिखने वाले आ रहे हैं, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जी। बहुत अच्छे, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया है, इस पे आप गौर करें, बहुत अच्छे अच्छे नए टैलेंट आ रहे हैं। और ये कहना गलत है कि पहले बहुत अच्छा काम होता था और अब अच्छा काम नहीं होता है। ये आम तौर पे सवाल किया जाता ये है, आम इल्जाम तौर है पे, एक तरह और का। बल्कि यही कहा जाता है कि पहले जो काम होता था वो बहुत अच्छा हुआ करता था, आज जो काम हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे टैलेंट है, अच्छे मौके की, अच्छे प्लेटफॉर्म की उनको ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर प्रॉपर, और ये हुआ है कि जितने बड़े बैनर्स हैं हमारे, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं वहाँ पर कि वो उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, खासकर लिटरेचर के बारे में। तो अगर लिटरेरी लोग अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाएं और वो लिटरेचर की समझ उनको हो कि भी क्या पुराने ज़माने में ये हुआ करता था, जो आज मैं कमी महसूस कर रहा हूँ कि लिटरेचर की समझ थोड़ी कम है हमारे जो बैनर्स हैं, नए लिखने वाले। नहीं, बैनर्स की बात कर रहा हूँ। लिटरेचर तो घूम रहे हैं लड़के। बिल्कुल, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अगर ऊपर वाले लोग अच्छे हो जाएं तो नीचे वाले लोग हैं काबिलियत, ज़मीन से उठ रहे हैं, छोटे से गाँव से आते हैं एक थैला उठाकर, उनमें ये ताकत है कि वो सलीम जावेद बन सकते हैं। अरे वाह शकील साहब, ये थोड़ी अलग बात कही इन्होंने कि जो बैनर्स हैं वो काश ये समझ जाएं कि फिल्म को इल्म की ज़रूरत है। देखिए, जो प्रोड्यूसर है ना, वो सबसे पहले सेठ है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनको पहले सेठ जी कहा जाता था, आज से 20 साल पहले। जी। जो पैसा लगाता है वो उसके लिए कारोबार है। जो बैनर की बात कर रहे हैं आप, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ये जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, 5 करोड़ 10 करोड़ या जो भी, इसकी रिकवरी कैसे होगी। तो इस लालच में वो उसमें यहाँ आइटम डाल दो, यहाँ सन्नी लियोनी का गाना डाल दो, यहाँ ऐसा कर दो, यहाँ वैसा कर दो। तो फिल्म बनते बनते जो है वो इन चक्करों में पड़ जाता है, अपना पैसा कमाने के चक्कर में। अगर वो अपने सब्जेक्ट पर पहले भरोसा किया तब चुना है। जी। एक कहानी चुनी है, पहले एक राइटर चुना है, उसके बाद एक डायरेक्टर चुना है, एक कैमरामैन चुना है। तो इन पर उसको पूरा भरोसा करना चाहिए अगर उसने खुद चुना है तो। बिल्कुल। जब वो भरोसा नहीं करता है, वहाँ से वो खेल ख़राब होना शुरू होता है, फिल्म बिगड़ने लगती है। जब वो खुद आके मॉनिटर पर बैठता है सेट पे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहाँ से खेल ख़राब होना शुरू होता है और फिल्म बिगड़ने लगती है। मेरा मानना ये है कि जो सब्जेक्ट है, जो भी कहानी है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो लिरिक्स राइटर हो, चाहे वो म्यूज़िक कंपोज़र हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, वो पूरी होनी चाहिए। वो बजट पहले एक तय कर लो कि भाई ये 2 करोड़ में फिल्म बनानी है,
तो डायरेक्टर को उस बजट में काम करना चाहिए और उस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि बजट नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो दूसरी पाबंदियां डायरेक्टर पर लगती हैं, वहाँ से वो फिल्म ख़राब होती है। और सारे बैनर ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हाँ, प्रोड्यूसर मैं भी इसी हैं। पर आना चाह रहा जी था कि जाहिर है कि शकील आज़मी और तनवीर गाजी फिल्मों में नगमे लिख रहे हैं जो लिटरेचर की समझ में भी रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे बैनर्स हैं, यानी कि रिस्क जो है वो हर जगह नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और साहित्य से भी उनका रिश्ता है। और जो नए लोग आ रहे हैं, डायरेक्टर और राइटर, ये सारे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जेएनयू के पढ़े हुए लोग हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जामिया से पढ़े हुए हैं, और सब पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं और अच्छा कर रहे हैं। कई नई फिल्में इतनी कमाल की बन रही हैं। अभी मैंने थाई मसाज देखी, एक छोटी सी फिल्म है, पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों ने देखी है। अब मैं कह रहा हूँ अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, छोटी सी फिल्म है, क्या कमाल की फिल्म है, क्या स्क्रीन प्ले है और क्या शूट की है और क्या एक्टिंग की है एक्टरों ने, लाजवाब फिल्म है। फिर एक छोटी सी और फिल्म देखी मैंने, वध, हाँ जी, है ना, जैसे रावण का वध होता है, बुरे आदमी का वध होता है, उसको कत्ल नहीं माना जाता, उस मानी में वध, कमाल की फिल्म है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में छोटी आती हैं जो हम नहीं देख पाते या हम नहीं देखना चाहते। थिएटर में उन फिल्मों को हम देखने नहीं जाते। भाई सलमान खान है तो चलो, शाहरुख खान है तो चलो, अक्षय कुमार बड़ा हीरो देख के जाते हैं। छोटी छोटी फिल्में बहुत कमाल की बन रही हैं, वो देखनी चाहिए। उसमें कहानी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, सारे मजे हुए एक्टर होते हैं। भले नए नए हैं तो क्या हुआ, हर आदमी नया होता है शुरू में। तो बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही हैं और ख़राब भी बन रही हैं, ठीक है। वो ये पहले भी होता था और आज भी होता है। और जैसे अभी आपने कहा, ये तनवीर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले ही अच्छा काम होता था, आज नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से गानों के ताल्लुक से। तो गानों में जो फ़र्क है वो मैं बता दूं आपको कि जो पुराने गाने हैं वो पूरे के पूरे इंडियन धुनों पे, इंडियन मेलोडी पर वो गाने बनते थे जी। और उन गानों का जो मीटर होता था वो पोइट्री का मीटर होता था। ये बारीक फ़र्क है ज़रूर, है ना। जैसे हम गज़ल सुनाते हैं, मैं अपने म्यूज़िक डायरेक्टरों से कहता हूँ कि भाई साहब पूरी रात हमारा मुशायरा विदाउट म्यूज़िक, लोग सुनते हैं, तालियां बजाते हैं। आप विदाउट लिरिक्स 2 घंटा म्यूज़िक बजाइए, लोग भाग जाएंगे। सिर्फ म्यूज़िक नहीं सुन सकते, लेकिन सिर्फ शायरी पूरी रात सुनी जाती है। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि म्यूजिक ना सुना जाए। म्यूज़िक की अहमियत नहीं है। दरअसल क्या है, शायरी की अहमियत म्यूज़िक से ज़्यादा है, और वो इसलिए ज़्यादा है कि कहानी का हिस्सा होता है गाना। कहानी का कुछ हिस्सा हम नस्र में कहते हैं और कुछ हिस्सा हम नज़्म में कहते हैं, और उस नज़्म को सहारा देता है म्यूज़िक गानों को, उसके लिए है वो म्यूज़िक। तो ये जो गज़ल के मीटर पे गाने लिखे जाते थे और उसकी जो मेलोडी होती थी वो पूरी हिंदुस्तानी होती थी, और वो हमारे खलियों में, हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे खून में वो रचा बसा है, हम बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, ये बड़ी बारीक चीज़ है कि वो जो मेलोडी है बहरे, वो रची बसी है हमारे जहन में। ये गड़बड़ कहाँ से होनी शुरू हुई? हालांकि पहले भी बाहर का म्यूज़िक उठाया जाता था, उससे मिलता जुलता बनाया जाता था, पहले भी होता था लेकिन कम होता था। आज ये काम ज़्यादा हो रहा है, और मुखड़े इतने लंबे लंबे, एक लाइन का जो मीटर है वो इतना बड़ा है, एक का इतना बड़ा है, एक का इतना छोटा है, एक टुकड़ा लगा दिया। तो ये जो कटिंग है और उस कटिंग में जो शब्दों को फिट करना है, अल्फाज को जो उसमें फिट करना है, उस अल्फाज को फिट करने में और सिचुएशन के साथ, फिल्म के कैरेक्टर के साथ, फिल्म की कहानी के साथ उसको फिट करने में शायर कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी उंगली होती है कि भाई ये समझ में नहीं आएगा, ये निकाल दो।
एक लफ्ज निकाल देने से वो पूरा उसका ताना बाना बिखर जाता है। वो शायर को वापस से फिर से पकड़ना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है। एक लाइन निकाल देने से, एक लाइन कई बार एक गाने को हिट कर देती है, एक लफ्ज कई बार एक गाने को हिट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है ना पोइट्री का, ये ख़त्म हो गया है। अब तनवीर ने कहा कि वो नए लिखने वाले आ रहे हैं, ठीक हैं, आ रहे हैं, लेकिन तैयारी नहीं है। टैलेंट है, तैयारी नहीं है। रियाज जो एक होता है ना, जो म्यूज़िक की परिभाषा में कहें तो एक लफ्ज़ है रियाज। बहुत रियाजत की ज़रूरत है, वो सीखने की जगह नहीं है, सीख के आके काम करने की ये जगह एक है। अहम पहलू है, इसको हमें सबको समझना तो चाहिए। अब लोग सीधे आ रहे हैं, चलो फिल्मों में लिखना है, तो उनकी तैयारी उतनी नहीं है और पोएट नहीं है। पहले क्या होता था कि गाना शायर लिखता था, कवि लिखता था, पोएट लिखता था। आज कोई भी लिख रहा है और कह रहे हैं कि भाई गाना लिखने के लिए शायर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ। ज़रूरी है। शायर होगा तो उसमें रदीफ़ काफ़िया का ख्याल रखेगा, उसमें अल्फाज का सही इस्तेमाल करेगा, कौन सा अल्फाज का भी ख़ानदान होता है, फैमिली होती है शब्दों की, कि एक लाइन है उसमें कुछ अल्फाज हैं, उसमें कुछ अलग से कुछ लफ्ज़ डाल दो तो वो खटकता है, वो लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये इस फैमिली का लफ्ज़ नहीं है। तो ये सारी जो बारीकियां हैं, एक शायर जो पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से लिख रहा है, उसने रियाजत की है, उसने 2-3 किताबें लिखी हैं, उसने मुशायरे पढ़े हैं, इस तरह से वो साहित्य से होता हुआ फिल्मों में आया है, सीख के आया है। जब वो लिखेगा तो उसका जो प्रोसेस है लाइनों का, उसके प्रोसेस में और जो लोग सीख के नहीं आए हैं उनके प्रोसेस में फ़र्क होगा। इसलिए ये बड़ी बात। ये जो गाने आपको, मैं तो कहता हूँ गाने पोइट्री लेस हो गए हैं, गानों में से पोइट्री ख़त्म हो गई है। गाना हम वही गुनगुनाते हैं जिसमें वो एक रसीली धुन होती है और वो पोइट्री हमको खींचती है अपनी तरफ, वो गाने हम गुनगुनाते हैं। आज गाने याद नहीं होते हमको। अरे ये तो मैं साइलेंस किया था। यानी एक बड़ी ज़रूरी और अहम बात है कि पोइट्री जो है वो नगमों से मिसिंग है हमारी। और जब हम ये कहते हैं कि नगमों से पोइट्री मिसिंग है, तो इसका मतलब सेशन में हूँ, देखिए, फिल्म और कोई भी फिल्म पे बोल सिचुएशन रहा है, हूँ तो थोड़ा सा मान टाइम लीजिए एक लगेगा। रिक्शा वाला रिक्शा ठीक कर रहा है, उस पर आपको नगमा लिखना है, तो वहाँ भी उस नौइयत की, उस किरदार के लिए जो पोइट्री चाहिए। तो पोइट्री जाहिर है एक डेप्थ थॉट, एक प्रोसेस है सोच का। और जो शकील साहब ने कहा कि एक प्रोसेस से गुजरने के बाद शायर उन कैफियत से वो जो उसके सामने वाक़यात होते हैं, किरदार की जो नफ्सियात है, उससे गुजरने के बाद वो कलम उठाता है। तो तनवीर गाजी साहब, हालांकि बहुत सी बातें की शकील साहब ने, कई बातें हम तक पहुंची। हमने बात की थी इल्म और फिल्म। मुझे ये बताइए कि क्या वाकई फिल्मों में इल्म की ज़रूरत है? मिसाल के तौर पे बहैसियत हिदायतकार मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, बहैसियत नगमा निगार मैं शायर हूँ, एक प्रोसेस से कई किताबें मेरी मंजर आम पर आ चुकी हैं। क्या वाकई इल्म की ज़रूरत है? मसलन मुझसे कह दिया गया है ये एक मंजर है, इस पर आपको एक सीन लिखना है या आपको एक नगमा लिखना है। अब आप बताइए कि वाकई इल्म की ज़रूरत है, और वो इल्म क्या है, किस नौइयत का है? एक्टर इरफान खान से किसी ने पूछा था कि आप बहुत उम्दा अदाकार हैं जी, मंझे हुए अदाकार हैं, क्या आपको लगता है कि आप जो अदाकारी करते हैं इसकी फिल्मों को ज़रूरत है, उस लेवल की अदाकारी की? तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये अदाकारी करते हैं, वरना कमर्शियल एक दुकान खुली हुई है, हर तरह के वहाँ पे ग्राहक आते हैं। क्या अच्छी बात। किसी को बहुत अच्छी चीज़ चाहिए, बहुत म्यारी चाहिए, किसी को लो कैटेगरी की और घटिया म्यार की चीज़ चाहिए, तो वो एक दुकान है, तो वहाँ पे आप जो चीज़ बेचना चाहें बेच सकते हैं। लेकिन एक जावेद साहब से किसी ने पूछा था कि भाई फरहान अख्तर की कामयाबी से आप खुश हैं या नहीं हैं? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ और इसलिए खुश हूँ कि वो अच्छा काम करके कामयाब हुआ है। तो कामयाबी तो एक दो गानों की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। दोनों की लिरिक्स डिफरेंट है, दोनों आइटम सॉन्ग हैं। एक है
यूपी बिहार लूटने में आई हूँ यूपी, ये भी एक आइटम सॉन्ग। एक है बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है, ये भी हिट हो सकता है, ये भी हिट हो सकता है। तो क्यों ना हम बीड़ी जलैले जैसा आर्ट दे क्या फिल्मों बात को। तो एक आप क्या सुनते हैं, आप लोग क्या सुनते हैं, इससे पता चलता है कि आप किस तरह के लोग हैं। तो हम अच्छी तरह के लोग बने, अच्छा सिनेमा, अच्छे जो साहित्य के जो राइटर हैं, लिटरेचर के राइटर हैं, उनको लाया जाए और उनको आम आदमी सुन सकता है। सिर्फ अच्छा परोसने की ज़रूरत है उसको, मैं समझता हूँ। अच्छा, किस चीज़ की कमी है आज की फिल्मी दुनिया में? अच्छे लिखने वालों की, अच्छे परफॉर्म करने वालों की, मतलब अदाकारों की? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अदाकार बहुत अच्छे हैं और उनके मुकालमे नगमे लिखने वाले कम हैं, या फिर बात वहीं पर आती है जहाँ से शुरू हुई थी? शकील साहब। देखिए, कमी कुछ नहीं है। तनवीर ने कहा कि वो नए लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ज़िंदगी आधी चली जाती है प्लेटफॉर्म ढूंढने में, फिर वो उसके साथ स्ट्रगल करता है उस प्लेटफॉर्म के साथ, फिर एक टाइम आता है सुनाता है और फिर उसको काम मिलना शुरू होता है। तो जो उसके अंदर आग है ना, आग चाहिए फिल्मों में काम करने के लिए, आग चाहिए। वो जो आग है ना वो ठंडी पड़ जाती है, जी। वो इतना थक जाता है बेचारा। असली आदमी छोटे शहर से, छोटे गांव से, कस्बे से, पटना से, आजमगढ़ से, अमरावती से आता है और वो कुछ दिन कोशिश करता है, घर भी देखना है, वहाँ माँ बाप हैं, बहन है, पैसे भी कमाने हैं, उसको टूट जाता है और फिर वो थक हार के वापस चला जाता है। थोड़ा ग्रुपिज्म भी काम करता है, हर जगह काम करता है, हमारी इंडस्ट्री में भी काम करता है वो। तो अच्छे लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ना, भरोसा, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक फनकार अपने देखने वाले पर, अपने सुनने वाले पर भरोसा नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एतबार नहीं आएगा। वो अच्छी चीज़ों को छुपाएगा और ख़राब चीज़ें जो चल रही हैं सोचेगा कि यही चलेगा और ये नहीं चलेगा। तो जब हर कलाकार को चाहिए कि उसके अंदर जो बेस्ट है वो करे, वो नया भी होगा और असली होगा। वो मैं देखता हूँ बहुत सारे राइटर नई कहानियाँ लेके आते हैं, जब वो प्रोड्यूसर को सुनाते हैं उसकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको आदत हो गई आज बाहर का सिनेमा देखता है। 2-3 फिल्में देखी उसने मिलती जुलती, और राइटर बुलाता है और वो कहता है कि इनको जोड़ के लिख दो, ये है, इसका स्क्रीन प्ले बना दो। नई कहानी जब लेके कोई जाता है तो सोचता है यार ये नहीं चलेगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भरोसा करते हैं। आज मैं अनुभव सिन्हा साहब के साथ काम कर रहा हूँ सालों से, उनके साथ मैंने 6-7 फिल्में की हैं। वो कहते हैं मुझे गाना ही नहीं चाहिए, मेरी फिल्म में गाना नहीं चाहिए, मुझे हिट गाना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे हिट गाना नहीं चाहिए। क्या बात है। मुझे तो बस मेरी फिल्म को लगे ऐसा गाना चाहिए, हिट गाना नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे लोग भी हैं मेरी ज़िंदगी में जो मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। जैसे मेरे थप्पड़ के गाने, आर्टिकल 15 के गाने, एक फिल्म अनेक आई थी, नहीं चली, उसमें पहली बार मैंने रैप सॉन्ग लिखा है, लेकिन आपने सैकड़ों रैप सुने होंगे। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, एक बार उस गाने को सुनिएगा जाके। एक वीडियो है, एक ऑडियो है। वीडियो में वो गाना आधा है, आप उसका ऑडियो सुनिएगा। सुनिधि चौहान जी ने गाया है और एक लड़का भी है सिंगर। आप देखिए कि उस रैप में भी कैसे पोइट्री हुई है। उसका नाम है वॉइस ऑफ अनेक, उस गाने का नाम है। थप्पड़ में एक गाना था, एक टुकड़ा धूप। थप्पड़ आप सबने देखी होगी, बड़ी कामयाब फिल्म थी, बहुत सारे अवार्ड जीते उस फिल्म ने, मेरे गाने ने भी अवार्ड जीते। तो पूरी फिल्म उस गाने के कांधे पे चल रही है, या वो गाना फिल्म के कांधे पे चल रहा है, एक टुकड़ा धूप। मतलब एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, जिसके अपने रंग हैं, जिसकी अपनी पसंद है, सर्विस कर सकती है, लेकिन वो जब शादी करती है तो खुद को भूल जाती है, अपनी पसंद नापसंद भूल जाती है, अपने रंग भूल जाती है, मेरे घर को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, बस उसी को सजाने में संवारने में लग जाती है। और एक भरी महफिल में
अचानक एक थप्पड़ उसको शौहर का, हस्बैंड का लगता है और वो मतलब सन्न रह जाना जिसको कहते हैं वैसी हो जाती है और घर में रहना चाहती है। वो घर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, घर छोड़ के अपने बाप के घर चली जाती है। और वो लड़का विलन नहीं है, जो हस्बैंड है विलन नहीं है, और उसने अनजाने में उसको थप्पड़ मारा, लेकिन वो थप्पड़ ऐसा लगा है उसको भरी महफिल में, सब लोगों ने देखा है, उसका वजूद हिल गया, अपनी बेइज्जती फील करती है वो, उसका जो स्वाभिमान हिल जाता है उसका, और वो अपने घर आती है। ये लड़का मनाने जाता है, अरे यार बहुत कोशिश करता है मनाने की। वो लड़की क्या कहती है, देख यार अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, जिस दिन मेरे अंदर तेरे लिए फिर प्यार पैदा होगा मैं आ जाऊंगी वापस, ठीक है। अब उसके लिए वो गाना, वो थप्पड़ लगा और उसकी ये कैफियत है कि टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए। एक थप्पड़, एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए, हम थे लिखे दीवार पर बारिश हुई और धुल गए। तो वाह वाह वाह। जब आप कहानी में डूबते हैं और जब आप पोएट होते हैं और जब आप अच्छा करना चाहते हैं और आपका डायरेक्टर सपोर्ट कर रहा है, तब इस तरह के गाने होते हैं। मतलब मैं तो कहता हूं कि उस साल के सारे अवार्ड इस गाने को मिलने चाहिए थे। अभी इस साल मुझे SWA अवार्ड मिला, तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया, इरशाद कामिल भी मौजूद थे। पिछले साल ये गाना SW अवार्ड में भी था और फिल्म फेयर में भी था। फिल्म फेयर मुझे ना दे के गुलजार साहब को दे दिया बड़ा नाम छपाक के गाने के लिए। आप दोनों गाना सुन लीजिए, आपको खुद लगेगा कि कहाँ मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। मेरा गाना है इसलिए नहीं, गाने की जो क्वालिटी है, पोइट्री पर आप अवार्ड दे रहे हैं ना, और फिल्म भी मेरी बड़ी है, छपाक से ज़्यादा चली है। फिर मैंने कहा कि इरशाद भाई बैठे हैं, इनको SWA अवार्ड आपने पिछले साल दिया, लेकिन हकदार था मेरा गाना। तो इरशाद भाई की मौजूदगी में मैंने कहा, तो मुस्कुरा रहे थे। तो ये ज्यूरी होती है और वो ये भी देखते हैं, हम लोग नए हैं, अभी तक हमको फिल्म फेयर नहीं मिला, पहली बार तो मेरा नॉमिनेशन हुआ फिल्म फेयर में, तो सोचते हैं चलो इनको बाद में दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नए लोगों को अवार्ड देंगे आप तो उससे उसकी हौसला अफजाई होगी, उसके अंदर और लिखने की सलाहियत भी बढ़ेगी और उसकी ललक भी बढ़ेगी। अब एक आदमी को आप 9 दे दिए हैं तो चलो इसको एक और दे दो 10 हो जाएगा, अरे उसको दो ना यार जिसको एक भी नहीं मिला है। हिंसे पे आ जाए वो किसी तरह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम चाहते हैं। अब जैसे आर्टिकल 15 में एक गाना था इंतज़ारी जी, वो गाना मैंने लिखा था कि आना आ भी जाना इंतज़ारी है तेरी, और ले जा और क्या वो खुमारी है तेरी, खुमारी काफ़ी आता था उसमें। तो उन्होंने पूरा मुखड़ा सुना, वो कहने लगे यार बहुत अच्छा है, लेकिन ये खुमारी लफ्ज़, ये इंतज़ारी बड़ा नया लफ्ज़ है, ये मैंने सुना नहीं। वो हमारे गांव में बोलते थे, हम इंतज़ारी देख रहे थे तोहरी, है ना, ऐसे गांव में बोलते थे, इंतज़ारी देख रहे थे, ताक रहे थे। तो हालांकि पहले ये इस्तेमाल हुआ है किसी गाने में, लेकिन बहुत पहले की बात है। तो कह रहे थे ये बड़ा नया लफ्ज़ है और ये खुमारी तो आता रहता है, यहाँ पर भी कोई नया लफ्ज़ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो वो लाइन देखिए, अब यहाँ पर भी बदलने के लिए कहा गया, लेकिन वो बदलना अच्छा हुआ। कई बार अच्छा होता है बदलने से, और कई बार ख़राब हो जाता है। जब आपका डायरेक्टर पढ़ा लिखा होता है तो बदलने में फ़ायदा भी होता है कई बार। तो वो लाइन निकाल के मैंने फिर लिखा कि, और ये गाना उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई थी। सिचुएशन क्या बताई थी उनका था, गुलजार साहब का गाना है, मेरा कुछ सामान पड़ा है तुम्हारे पास पहुंचा दो, ये जो था इसका उल्टा लिखना है। और आज के अंदाज में इसी सिचुएशन पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो वो मैंने लिखा कि आना आ भी जाना इंतज़ारी है तेरी, ये धुन पे लिखा हुआ गाना है। ये टुकड़े हैं छोटे छोटे, आना इतना ही कटिंग होनी चाहिए, आ भी जाना ये इतनी कटिंग होनी, इंतज़ारी है तेरी, ये 3 टुकड़े हैं। आना आ भी जाना इंतज़ारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी। वाह वाह वाह। तो ये वाकई इजाफा था, वाह।
ये जो रिश्तों की रेजगारी, तो ये जो छुट्टे पैसे आज जो नए लड़के लड़कियां हैं वो रेजगारी कई नहीं भी समझते हैं। मुझसे पूछा भी उन्होंने कई लोगों ने, तो लेकिन उनको साउंड अच्छा लगा, नया शब्द लगा, तो वो सुनते थे और सीखते हैं, वो गूगल करते हैं, उस पर मतलब ढूंढ लेते हैं। तो ये जो इसके जो सिंबॉलिक माने हैं इसके रेजगारी के, यानी कि छोटे छोटे मूवमेंट्स जो हमारे रिश्तों के बीच हैं, हमने कहीं साथ में आइसक्रीम खा ली, साथ में फिल्म देख ली, साथ में कहीं रोए हैं, कहीं हंसे हैं, कहीं छत पे खड़े होकर साथ में चाँद देखा। तो ये जो मोहब्बत के, ये जो प्यार के जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, वो कह रहा है कि ये ले जा मेरे पास से, आना अभी जाना इंतज़ारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी। तो इस तरह का काम आप तब कर पाते हैं जब आपका डायरेक्टर पढ़ा लिखा समझदार होता है। तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग भी हैं और नए जो लड़के आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, ये अच्छी बात है। और उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं साहित्य से है। वो कहानियाँ पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं। ये जेएनयू वगैरह के जो लड़के आए हैं वो सब मतलब मजे हुए लोग हैं। तो अच्छा भी शकील काम भाई, होगा। एक चीज़ और, मैं ये आपका ही शेर है, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो मैं अब तनवीर गाजी साहब के पास आता हूँ। देखिए ये सही है कि बहुत अच्छे लिखवाने तनवीर गाजी के बारे में मैं बताऊं, हमारे छोटे भाई हैं और मुशायरे में भी कामयाब हैं खूब जी। और तनवीर ने कई फिल्मों के गाने लिखे, जिसमें नौटंकी साला और कौन सा अक्टूबर 2, वो पिंक, बाद में पिंक, आऊंगा। पिंक, रुको हाँ। रुको, उसका नाम मत लो, कौन सा अक्टूबर, हाँ हेट स्टोरी 2 और इश्क के परिंदे। लेकिन हर आदमी की ज़िंदगी में जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो ऊपर वाला जो है एक बड़ा मौका देता है आपको, और वो मौका तनवीर की ज़िंदगी में आया। इनको फिल्म मिली पिंक, जी। जो सुपरहिट रही, और अमिताभ बच्चन साहब जैसे फनकार ने इनकी नज़्म फिल्म में सुनाई है। क्या बात। तो तो क्लैपिंग हम हाँ बजा सकते हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। तो जी। ये जो मौका है ना, ये कई बार पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता एक फनकार को, लेकिन तनवीर को मिल गया शुरू में। तो बड़ी बात। और तनवीर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी नज़्म लिखी थी। अब पूछिए। हाँ, तनवीर साहब, ये जो कमर्शलाइजेशन है फिल्मों का, और जाहिर है कि एक साहब तो ये भी बोले कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। तो ये जो प्रेशर है ये इल्म पर हावी होता है आपके साथ, या आपको कभी ऐसा लगे कोई ऐसी फिल्म फोर्स राइटिंग जो है वो कराई जाए ज़बरदस्ती, तो आप कहाँ महसूस करेंगे खुद को? देखिए फिल्म अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें जो पैसा लगा रहा है, सही। तो वो ये चाहता है कि अगर मैं इस पे 1 रुपया इन्वेस्ट अगर कर रहा हूँ तो इसका 1.25 रुपया बने, 1.5 रुपया बने, 2 रुपया बने। जी। तो राइटर की भी एक जिम्मेदारी होती है कि उसका भी ख्याल रखे। तो हमारे सामने 3-4 प्रेशर होते हैं। एक तो प्रोड्यूसर है, वो पैसा लगा रहा है, उसके पैसे की रिकवरी हो। अब एक म्यूजिक डायरेक्टर, उसने धुन बनाई है तो वो चाहता है कि ऐसे अल्फाज आएँ कि उसका फ्लो सही हो, ट्यून के साथ जाए। एक दूसरी जिम्मेदारी। और तीसरा जिम्मेदारी होती है कि हमारे अंदर जो शायर है, जो फनकार है, उसको भी वो कितना जिंदा, हाँ, कितना मुतमईन। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन देखो, मैं अपनी पिंक में गाना था मेरा कारी कारी जी, उसकी लाइन सुनाता हूँ जो मैंने धुन पे लिखी है कि पंखुड़ी की बेटी है, अंतरे की लाइन सुना रहा हूँ। पंखुड़ी की बेटी है, कंकरों पे लेटी है, बारिशें हैं तेजाब की। पंखुड़ी की बेटी है, कंकरों पे लेटी है, बारिशें हैं तेजाब की। ना ये उठ के चलती है, ना चिता में जलती है, लाश है ये किस ख्वाब की। वाह। तो राइटर को चाहिए, गीतकार को चाहिए कि वो ऐसा आर्ट क्रिएट करे कि जो क्लासेस के लिए भी हो और मासेस के लिए भी हो। खासकर से जो मैंने कविता पिंक में लिखी, जिसको अमिताभ बच्चन साहब ने आवाज़ दी, तो फिल्मी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कविता को आईफा के लिए नॉमिनेशन मिला। मैं उसके लिए अमेरिका गया था। क्या बात। और मेरे गुलजार साहब के साथ मेरा नॉमिनेशन था। उससे बड़ा मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं कि गुलजार साहब के साथ अब नॉमिनेट हूँ। बहरहाल, तो आप पूछ रहे थे कि वो जो प्रेशर कमर्शियलाइजेशन का जो होता है, तो अभी स्मार्ट वर्क का ज़माना आ गया, हार्ड वर्क का ज़माना अभी चला गया।
तो राइटर को चाहिए कि ख्याल रखें कि भाई ऐसा कुछ क्रिएट करें। देखिए मैं आपको सिंपल शायरी के एग्जांपल्स देता हूँ, कोई जो उनको शायर या कवि नहीं कहा जाता, ऐसे गीतकार हैं। और जैसे आनंद बख्शी साहब शायरों या लिटरेचर के इसमें नहीं आते, वो लिखते हैं कि नई तहजीब है ये, नया है ये ज़माना, यहाँ मैं अजनबी हूँ गाना है, नई तहजीब है ये, नया है ये ज़माना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना। तो बड़ी सिंपल लफ्ज़ों में भी अच्छी बात है। नीचे धरती ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है, ये बख्शी साहब। तो मैं इसको बड़ी अच्छी लाइन मानता हूँ। इसको शायर हमारे नक़ाद तस्लीम करें ना करें, मेरे नज़दीक ये बेहतरीन लाइन है। इंदिवर की कुछ मैं सुनाता हूँ आपको कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए, तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ये स्कोप है, पूरा स्कोप है। रिक्शा वालों को भी अच्छा लगता है बिल्कुल, और बिल्कुल। पढ़े लिखे आदमी को भी अच्छा लगता है। एक बड़ी दिलचस्प वाकया ये हुआ कि मैं एक रास्ते से आ रहा था, तो रिक्शा वाले बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो एक ने कहा कि मैं जिगर का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने, मुमकिन है कि कोई जिगर एक मशहूर मकबूल नाम है, तो वो सुनाया। दूसरा रिक्शा वाला कहता है असगर गोंडवी का एक शेर सुनो। क्या बात। तो वहाँ मैं अचंभित हो गया था कि दो रिक्शा वाले मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए हमेशा जी। और एक साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हमारी जो तरबियत हुई है, परवरिश हुई है, वो दूरदर्शन और जो हिंदी फिल्मों का सुनहरा दौर है उसके साथ हुई है, तो हम बेहतर आपको इसलिए नज़र आते हैं। बड़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की आपने बातें की, आज की फिल्मों में भी इसकी गुंजाइश, भरपूर गुंजाइश है कि अगर उनके साथ हम परवरिश करें। मिसाल के तौर पे तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने, साहिर के बेशुमार गाने, मजरू के भी, और वो पूरा दौर जो था। तो अभी स्कोप है, अच्छा लिखने वाले, लिखवाने वाले, अभी उम्मीद है बाकी कि हम चीज़ों को। जी, तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। इल्म और फिल्म, देखिए एक बड़ा वसी पहलू है। जी शकील, प्लीज बताऊं आपको, ये जो मैंने पुरानी मेलोडी, जिसको मैं हिंदुस्तानी मेलोडी की बात की थी मैंने जी, और शायरी के मीटर पर जो धुनें बनाई जाती थी उसकी जो बात मैंने की थी, उसमें क्या होता था कि शायर आज़ादी से लिखता था। और वो ज़माना ऐसा था, अब जैसे साहिर साहब का नाम लिया, कैफी साहब, मजरू साहब, इनके बहुत सारे लिटरेरी काम थे जो उनकी किताबों में थे, वहाँ से लेके गाने बनाए गए। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं। हाँ, तो एक फ़र्क मैं आपको ख़ास बताऊं कि पहले गानों की दो दो लाइनें जो मुखड़े होते थे, वो बहुत सारे गाने के मुखड़े ऐसे हैं जो मुहावरे बन गए। जैसे क्या बात, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये मुहावरा है, मतलब आप इसको बार बार कोट करते हैं ज़िंदगी के हर हिस्से में, ठीक है। आज इस तरह का काम नहीं हो रहा है। वो गानों में जो तोड़ फोड़ है मीटरों की, उसकी वजह से उस तरह की मुहावरे वाली लाइनें नहीं आ पा रही हैं। कभी सईद कादरी साहब का एक गाना था, वो जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। हाँ, बहुत चला साहब जी। तो अब ये देखिए, ये जो लाइन है ना, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, इस तरह की लाइनें नहीं आ रही हैं। सब मतलब खाली लफ्ज़ बैठा रहे हैं, और जो गाने चल रहे हैं उन्हीं गानों में से काट कूट के लगा रहे हैं। तू मेरी सांसों में चलती है, तू मेरी जन्नत है, तू मेरी रहमत है, और तू मेरा रहनुमा है, तू मेरा रहबर है। मतलब वो कह रहा है कि तू मेरा रहनुमा है। अरे भाई, रहनुमा जब कह रहे हो, मोहब्बत की बात चल रही है, तो रहनुमा रास्ता बताने वाला, रास्ता दिखाने वाले को रहनुमा कहते हैं, ठीक है। तो जब तुम रहनुमा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको बताओ कि मोहब्बत एक रास्ता है और उस पर मैं चल रहा हूँ और उस पर तुम मेरे रहनुमा हो, तो उसका प्रोसेस पूरा होता है। वो सीधे आता है, तू मेरा रहनुमा है, सही सही, न रास्ता है, न मंजिल है, न कुछ सही। तो ये जो मतलब कमी है, ये लोग जानते नहीं हैं। मैंने क्या कहा कि शायर होना बहुत ज़रूरी है गाना लिखने के लिए, क्योंकि वो
अल्फाज को समझता है, उसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है अपने पुराने लोगों को, नए लोगों को, बहुत उसमें एक ज़िंदगी गुजारी है। अब जैसे इन्होंने बीड़ी जलेले की बात की, गुलजार साहब ने लिखा है ना, तब वो बीड़ी जलेले आया है, वो कोई दूसरा लिखता तो नहीं आता वो। क्या बात। अभी मैंने एक मुझसे तो आइटम सॉन्ग लोग लिखवाते भी नहीं कि ये आइटम नहीं लिख पाएगा, ये बड़ा वैसा सुलझा हुआ शायर है ना, तो ये वैसा नहीं लिख पाएगा। तो एक आइटम लिखा मैंने, उसमें वो मेल जो है वो मतलब मेल जो आवाज़ है, कैरेक्टर है, वो लड़की से कहता है कि आइटम सॉन्ग है वो, जैसे बीड़ी जले ले था उस तरह की कैरेक्टर है वो, कि भाई वो अपने लहंगे का दाम बता, बोल तेरे लहंगे का क्या दाम है। अब लहंगा जो है वो डबल मीनिंग ऐसे आइटम सॉन्ग में इस तरह का होता है। तो अब पोइट्री देखिए इसमें, वो लड़की कहती है कि लहंगा बड़ी चीज़ है, रुमाल नहीं पाया, लहंगा बड़ी चीज़ है, रुमाल नहीं पाया, कोई मुझे बाहों में संभाल नहीं पाया, कितने कितने होता खोर अपनी जान से गए, कोई ये समंदर खंगाल नहीं पाया, राजे महाराजे ये देखिए मुहावरा इसमें आएगा, राजे महाराजे रंगबाज डूब गए, बड़े बड़े मुझ में जहाज डूब गए। तो ये सारा जो है अब आइटम है इस तरह का लिखा है, लेकिन ये मुहावरा है, बड़े बड़े जहाज का डूब जाना, ठीक है। तो जब शायर लिखेगा तो उसके जो लाइनों का जो प्रोसेस है वो पूरा करेगा, वो सीधे वो लाइन नहीं आएगी कि बड़े बड़े मुझ में जहाज डूब गए, उस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए कई लाइनें लिखी गई हैं, तब हम वहाँ तक आए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, हम एक दो सवाल आपके लेंगे, मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। देखिए, ये सही है कि एक साहब बोले गुलजार साहब आजकल बहर में नहीं लिख रहा है तो ये वही बात थी कि अब जाहिर है कि जो ट्यून है उस पर लिखने की डिमांड होती है। तो शकील साहब आप भी और तनवीर साहब आप भी, तो कभी आपने डिमांड की कि हम लिरिक्स लिख देंगे, आप उस पर ट्यून बनाएं, या ऐसा होता है आज भी? नहीं, होता है, कम होता है। अभी जैसे जिस गाने को मुझे अवार्ड मिला, SWA अवार्ड, वो गाना पहले मैंने लिखा था। वो एक बेटी और बाप के बीच के रिश्ते का गाना था, इमोशन था उसमें, कि थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया, हम जो उड़े तो उड़ान हमें दी, नाम दिया पहचान हमें दी, हम जो उड़े तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा। वाह, तो क्लैपिंग जोर से बज सकती है, और क्या। थैंक यू। तो ये पहले लिखा गया था, बाद में बना। फिर मेरा एक वो गाना था, शादी में ज़रूर आना, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक। प्यारा गाना है, बहुत अच्छा गाना। वो गाना भी पहले लिखा गया था, बाद में राशिद खान ने। अच्छा, वो नज़र भी आता है कि ये पहले लिखा गया है, उसके बाद इसकी मौसीकी जो है वो तरतीब दी गई। फिर मैंने रूप कुमार राठौड़ साहब के साथ जितने काम किए हैं वो सारा मैंने पहले लिखा, बाद में उन्होंने ट्यून बनाई। जैसे मधोशी फिल्म थी, अब देखिए ये मुहावरे वाली लाइन, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है। अब ये 2 लाइन का मुखड़ा है ना। फिर उसमें वो हीरो हीरोइन का आइटम है, ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए, मोहब्बतों में ज़िंदगी तबाह करके देखिए तो ये पोइट्री के मीटर में लिखे हुए गाने हैं, और जब उसकी धुन बनती है ना तो वो रसीली होती है, इंडियन होती है, आप उसको गुनगुना सकते हैं। अब पता चला इतना बड़ा मुखड़ा है और उसमें ये टुकड़ा ये इतना बड़ा, वो याद नहीं होता लोगों को और वो लिरिक्स जो होते हैं ना, मैं जैसे कहा कि उसका प्रोसेस पूरा नहीं होता। एक लाइन शुरू होती है और ख़त्म होती है, तो उसके बीच में जो लाइनें हैं वो उसको जंजीर की तरह एक दूसरे में लगे होने चाहिए। यहाँ से शुरू होकर यहाँ जब आके ख़त्म हो तो वहाँ पे ब्लास्ट होना चाहिए। क्या बात है। जैसे अनार होता है ना, आप जब उसमें आग लगाते हैं उसमें सुतली में, तो वो धीरे धीरे छन 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 करते हुए आता है और जब बारूद पे पहुँचता है तो फटता है। तो इसी तरह से जब जो हमारी लास्ट पंच लाइन है वहाँ पर आए तो वो बारूद की तरह फटना चाहिए। तो वो नहीं फटता क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं होता है। और कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, इरशाद कामिल भी अच्छा कर रहे हैं, कई गाने उनके मुझे पसंद हैं। अब जैसे उनका वो गाना है कि मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, ठीक है। इसमें देखिए प्रोसेस है और बहुत कमाल का लिखा हुआ है, नयापन भी है। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, बहुत नया है। तो
अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन मेरी बस यही शिकायत है कि ये काम शायर को करना चाहिए, कवि को करना चाहिए, क्या बात? कोई भी आके ना लिखे। सही बात। इससे पहले सेशन में भी बात हो रही थी। मतलब अब पता चला कि आप डायरेक्टर बनने आए हैं, अब आपको काम नहीं मिला तो गाना लिखने लगे। म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए हैं, गाना म्यूजिक में नहीं चल पा रहे हैं, गाना लिखने लगे। सिंगर बनने आए हैं, सिंगिंग नहीं मिल रही है तो गाना लिखने लगे। अरे भाई, गाना इतना आसान है कि कुछ भी करने आओ ना हो तो गाना लिखने लगो। जाहिर है बहुत मुश्किल काम है तनवीर गाजी और शकील आजमी बनना। कोई एक सवाल जो है मैं लेना चाहता हूँ, प्लीज आप बताइए। मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोग यंग टैलेंट की बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री में यंग टैलेंट आ रहे हैं, और मतलब ग्लोबली मतलब अगर आप शायरी की बात करें अगर पर्टिकुलरली, तो क्रॉस द बॉर्डर भी जो मतलब शायर है वहाँ की ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू यहाँ की यंग टैलेंट। तो आपको ऐसा क्या लगता है वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ मिसिंग है कि यहाँ के जो शायर हैं अभी यूथ जो है वो तहजीब हाफी या अली ज़रियून या उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उतने फेमस नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या आपको लगता है कि हमारे ऐसी किस चीज़ की कमी है हमारी ज़बान में? या मैं इससे पहले आप तक पहुंचे, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं, उसके बाद में शकील भाई तक। हाँ, आपके सवाल में भी आते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे पास शकील आजमी है और यूथ के अंदर एक बड़ी तादाद है, और आप जो है उस प्रोसेस को, ऑनलाइन प्रमोशन का जो प्रोसेस, जो तकनीक है, यानी शायरी को लोगों तक पहुंचाने वाला मामला जो है, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा कमज़ोर लगता है। कभी कभी अपने साथियों से भी शिकायत करता हूँ। तो अब शकील आजमी साहब से पूछते हैं, तनवीर साहब से, फिर इसको वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। अभी बहुत आपने जो पूछा है ना जी, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि हमारे यहाँ शायरी नहीं हो रही है। मैं और फरहत एहसास वहाँ ललकार के आए हैं दुबई में, अभी मैं कतर में। मैंने शेर सुनाया, मैंने कहा कि ताबिश भाई शेर सुनिए और आपको लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी शायरी हो रही है। मैं बोल के आया हूँ। दुनिया के किसी भी मंच पे किसी भी शायर को मेरे सामने लाके खड़ा करो, जीत के बताए मुझसे। ये जो एतमाद है, ये भरोसा है। शायरी से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं कभी कोई फालतू शायरी मैंने स्टेज पर नहीं सुनाई, ना कम्युनल सुनाई, ना कुछ नहीं। सिर्फ जो अंदर से फूट के निकलती है वो सुनाता हूँ मैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नौजवान भी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन वो नौजवान जो अच्छा लिख रहे हैं वो खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और समझते हैं कि शायरी वहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। ये भरोसा जो नहीं है, इसकी वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है। बोले सामने वाले ने ये काम बहुत अच्छे, हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मुझसे एक आपने सवाल किया था, हालांकि हम सभी शायर कंपैरिजन के आदी नहीं होते। अच्छी शायरी जो है अंगोला में भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ जितनी परतें हैं शायरी की, जितने रंग हैं, जाहिर है कि महाराष्ट्र में एक शख्स जो शायरी कर रहा है, एक आजमगढ़ में जो, एक दिल्ली में जो कर रहा है, उसके तजुर्बात, उसके एहसासात, उसका डिक्शन, उसकी ज़बान मुख्तलिफ है। तो ये एक बड़े मुल्क को मैसर आ सकती हैं तमाम चीज़ें, महदूद जो मुल्क है उसको नहीं आ सकती। अच्छी शायरी वहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, हालांकि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शकील आजमी साहब आपका और तनवीर गाजी साहब आपका। हम ये चाहते थे कि सेशन बहुत आगे तक बढ़े और इस तरह के बहुत से मौके आएंगे जब हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना, लेकिन इससे पहले हम ये चाहते हैं कि हमने कुछ झोले तैयार करें बहुत, और बड़े क्रिएटिव हैं, और ये हम चाहते हैं कि आपको दिए जाएं। ये लेडीज है कि जेंट्स है? ये जेंट्स हैं, इसके अंदर सामान भी जेंट्स है। हाँ, और ये अगर झोले को साथ लेके जाया जा सकता है।